अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मूसलाधार बारिश गुज़िश्ता 2 घंटे से जारी थी। बारिश की शिद्दत में कमी आने की बजाय और मज़ीद तेज़ी आ गई थी। मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा बारिश के थम जाने का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपनी ज़मीनों के सौदे को निपटाकर गांव से शहर आ रहा था कि यकायक बारिश शुरू हो गई। पहले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी से इसका आगाज़ हुआ था, मगर इसके बाद तो बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि रास्ता भी नज़र आना दुश्वार हो गया। शाम के धुंधलके फैल रहे थे। ऐसे में गाड़ी का ख़राब होना सर मुंडाते ही ओले पड़ जाने के मुतरादिफ था। काफ़ी देर से गाड़ी में बैठा था। मैं इमदाद गैबी का मुंतज़िर था। मेरी गाड़ी जिस जगह ख़राब हुई थी उसके दोनों तरफ खेतों के सिलसिले थे। सड़क निहायत चौड़ी और कुशादा, जो कि बैक वक्त दोनों तरफ अतराफ की ट्रैफिक का काम करती थी। मेरा नाम शहबाज अली है। गांव में हमारी काफ़ी ज़मीन और जायदाद है। चूँकि मैं मुस्तकिल गांव छोड़कर शहर में रिहाइश पजीर हूँ, इसलिए गांव में आना जाना बहुत कम है। मुझे रकम की निहायत सख्त ज़रूरत थी। एक बहुत बड़े कारोबारी सौदे में मुझे लाखों का मुनाफा होता। बैंक वगैरह से लोन के सिलसिले में काफ़ी मोहतात वाक़ हुआ हूँ, इसलिए मैंने गांव की ज़मीन फ़रोख्त करने को तरजीह दी। अब बारिश की रफ्तार काफ़ी थम चुकी थी कि अचानक मेरे सामने एक कार आकर रुक गई। कार निहायत शानदार थी और भरपूर तरीके से सजाई गई थी। लिफ्ट चाहिए? निहायत सुरीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने गाड़ी के शीशे हटाकर देखा तो दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी हसीना अपनी मिसाल आप थी। हसीना को देखते ही बरसती बारिश की परेशानी को भूलकर मैं उसके हसीन खदोखाल में जैसे खो गया। जी बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पहले तो मेरे दिल में कार टो करने का ख्याल आया, लेकिन इसमें 2 कबाहतें थीं। कार को शहर तक टो करना नामुमकिन था। दूसरा, मैं उस हसीन रफ़ाकत से महरूम नहीं होना चाहता था। वो औरत मेरी तरफ देखकर निहायत दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी कार से उतरकर उसकी कार की तरफ बढ़ा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं लपक कर कार में बैठ गया। कार में बैठते ही मैंने भरपूर निगाहों से उसका जायज़ा लिया। बिलाशुबा वो क़यामत थी। मैं उसके हुस्न के सहर में पूरी तरह डूब चुका था। कार चल पड़ी थी। मैं बगौर उसका मुशाहिदा कर रहा था। वो वाकई बहुत दिलकश थी। उसके होंठ, उसकी आँखें, बल्कि वो हुस्न मुजस्सम काबिल तारीफ़ थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी अफसुर्दगी थी जिसने मेरे दिल को ज़ख्मी कर दिया। कहाँ जाएंगे? उसने मुस्कुराकर पूछा। जहाँ आप ले जाएं, बेख्याली में मेरे मुंह से निकल गया और फिर दूसरे लम्हे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जी? वो हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरा मतलब था कि मुझे शहर जाना है ताकि मैं वहाँ से मैकेनिक भेजकर गाड़ी मंगवा लूँ। मैंने गड़बड़ा कर कहा। खूब, आप मोबाइल से फ़ोन करके मैकेनिक बुलवा सकते हैं, वो मुस्कुराई। बिल्कुल बुला सकता था अगर बारिश की वजह से नेटवर्क जाम ना होते, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। खूब, मैं तो शहर नहीं जा रही, आपको बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बस स्टैंड भी यहाँ से काफ़ी दूर था। बारिश की रफ्तार दोबारा से अपने तेवर दिखा रही थी। सॉरी, मैं आपका नाम पूछना भूल गया, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। ओह कोई बात नहीं, मुझे नीलम कहते हैं। और आपकी तारीफ़? खाकसार का नाम शहबाज अली है। शादी नहीं हुई, अपना बिजनेस है। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा था कि आपकी शादी हुई कि नहीं, वो संजीदगी से बोली। जी, मैं गड़बड़ा गया। मेरी गड़बड़ाहट देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसने से उसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत नज़र आने लगे। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। सॉरी, आपको कंफ्यूज करना मकसद नहीं था। अभी मैं कुछ कह पाता कि उसने कार एक झटके से रोक दी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वो बोली, बाहर कोई है जिसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कोई लिफ्ट के लिए हाथ दे रहा है। मैंने अपनी तरफ वाला शीशा हटाया तो मेरे सामने बारिश में भीगा हुआ एक शख्स था। उस भीगे हुए शख्स के चेहरे पर खौफ व हिरास के तासुरात थे। वो बहुत खौफजदा नज़र आ रहा था। जी? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। भाई, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। मैं अपनी कार में जा रहा था कि किसी लड़की ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया। मैंने मजबूर समझकर कार रोक दी। कार के रोकते ही खेतों से उसके 4 साथी बाहर आए और मुझे कंगाल करके चलते बने। वो मतानत भरे लहजे में अपनी राम कथा बयान करता हुआ बोला,
और अब तुम हमें अपनी कार से महरूम करना चाहते हो सकता है तुम भी डाकुओं के साथी हो। नहीं नहीं भाई, मुझे करीबी थाने तक छोड़ दो, मैं उसके बाद बंदोबस्त कर लूँगा, वो गड़बड़ा कर बोला। मगर छोड़ें, शहबाज आने दें इसको। नीलम को लूटना इतना आसान नहीं। वो मेरी बात काट कर उस बंदे की तरफ देखती हुई बोली, पीछे बैठ जाओ। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। मेरी बात सुनकर वो शुक्रिया अदा करता हुआ कार में बैठ गया। उसके बैठते ही नीलम ने उसे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। जवाबन वो भी नीलम को देखकर मुस्कुराया था। उन दोनों का यूं एक दूसरे को देखना निहायत ही अजीब था। दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मगर कार चल पड़ी थी। मुझे उस मर्दूद के यूं गाड़ी में बैठ जाने का निहायत गुस्सा था। सारी सेटिंग उसने ख़राब करा दी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि बटरफ्लाई मेरे दामे उल्फत में आ जाए, मगर उस कमबख्त ने सारा मामला बिगाड़ दिया था। आज तो बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो मुस्कुराया। वो तो है, मैंने बादले नख्वास्ता उसकी बात का जवाब दिया। मेरा नाम जमील है, मैं शहर जा रहा था कि यह हादसा हो गया। वो अफसुर्दा लहजे में बोला। हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है, हो सकता है कि इसमें तुम्हारी कोई बेहतरी हो। नीलम मुस्कुराई। हाँ ये तो है, जमील मुस्कुराकर बोला। बारिश बहुत बढ़ती जा रही थी। दफातन नीलम गोया हुई। मेरा ख्याल है शहबाज साहब आप बस स्टैंड तक ना पहुंच पाएंगे और ना ही जमील साहब थाने। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। मेरी हवेली तक चलते हैं, बारिश ख़त्म होते ही जहां कहोगे पहुंचा दिया जाएगा। नीलम मुस्कुराकर बोली। नीलम की बात सुनकर जमील के होंठों पर निहायत ही अजीब मुस्कुराहट दौड़ गई थी। ज़रूर, बारिश ख़त्म होते ही मैं थाने चला जाऊंगा, जमील ने मतानत से कहा। जवाब में नीलम ने जमील को देखकर सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मुझे जमील की शख्सियत शुरू से ही पुरस्रार लग रही थी। ऊपर से नीलम का जमील के साथ रवैया ऐसा था कि जैसे वो जमील को जानती हो। जमील की बातों पर मायना खेज अंदाज से मुस्कुराना न जाने क्यों मुझे हजम नहीं हो रहा था। रास्ते भर हम तीनों बातें करते रहे, यहाँ तक कि हम उसकी हवेली तक पहुँच गए। पत्थर की बनी ये पुरशिकू इमारत निहायत कदीम थी। मेरे अंदाजे से इसकी उम्र कोई 200 बरस ज़रूर होगी। बर्क़ की कुमकुमों की रोशनी में उसकी शान व शौकत में इजाफा हो रहा था। ये इमारत मेरे परदादा ने बनवाई थी। नीलम ने गाड़ी को गेट के सामने रोकते हुए कहा। बहुत खूबसूरत है, मैंने नीलम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, जमील बोला। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि आहिनी गेट चरचराहट की आवाज़ के साथ अंदर की जानिब खुलता चला गया। गेट के खुलते ही नीलम ने कार अंदर की तरफ बढ़ा दी। कार रुकते ही हम तीनों कार से बाहर निकल आए। कार से बाहर निकलते ही बारिश ने हमें छू लिया। गो के बारिश में अब वो शिद्दत और तेज़ी नहीं रह गई थी, लेकिन ठंड का एहसास बदस्तूर था। कार जिस जगह रुकी थी वो एक तवील राहदारी थी, जिसके दोनों तरफ एक उजड़ा हुआ बागीचा था। जगह जगह ऊंची ऊंची लाइट्स लगी हुई थी। अभी हमें चंद लम्हे ही गुजरे होंगे, खड़ा हुआ एक शख्स हमें दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने एक छतरी उठाई हुई थी। जैसे वो शख्स करीब आया तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे देखकर न जाने क्यों कराहियत का एहसास होने लगा था। उसका हुलिया निहायत ही अजीबो गरीब था। उसने एक लंबा सा चौगा पहन रखा था। उसका सर अंडे की तरह साफ था। चेहरा निहायत ही डरावना सा था। उसकी आंखें देखकर अजीब तासुर उभरता था। वो नीलम के करीब आकर मौदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी छतरी नीलम की तरफ कर दी, जिससे नीलम बारिश से महफूज हो गई। कहाँ थे इतनी देर? नीलम ने सख्त लहजे में उससे कहा। गलती हो गई मैडम। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे वीराने में टर्राते हुए मेंढक याद आने लगे थे। देखो, ये पहली और आखिरी गलती है। तुम जानते हो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं। नीलम का लहजा बदस्तूर सख्त था। गाड़ी गैराज में खड़ी कर दो, हम अंदर जा रहे हैं। यह कहकर वो पुरवकार अंदाज में आगे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। मैं और जमील उसके साथ साथ थे। नीलम हम दोनों को लेकर तवील राहदारी अबूर करके एक बड़े लकड़ी के दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा निहायत ही शानदार था, खालिस शीशम की लकड़ी का। उसकी तर्ज बनावट उसके कदीम होने की गवाही दे रही थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद हमें हाल नज़र आया। हाल की तर्ज तामीर तो कदीम थी, जैसे कि मुग़ल बादशाहों के दरबार वगैरह हुआ करते थे, मगर उसे डेकोरेट जदीद तरीके से किया गया था। वो हमें हाल से गुजार कर एक निहायत खूबसूरत ड्राइंग रूम में ले आई, जो कि बहुत खूबसूरत था। आप लोग तशरीफ़ रखें,
मैं ज़रा कपड़े बदल के आती हूँ, नीलम मुस्कुराकर बोली। आपकी ये इमारत काफ़ी खूबसूरत और पुरानी है, जमील मुस्कुराकर गोया हुआ। जी, परदादा के वक्तों की है, बस हमने इसे नए तरीक़ों से डेकोरेट किया है। मैं अभी आई, ये कहकर नीलम रूम से बाहर निकल गई। नीलम के जाने के बाद चंद लम्हों तक खामोशी रही। खामोशी का सिलसिला उसी मुलाजिम के आने से टूट गया, जिसका हुलिया निहायत अजीबो गरीब था। वो चाय की ट्राली घसीटता हुआ ला रहा था, जिसमें चाय के लवाजमात थे। जमील उसके जाने के बाद चाय पीने लगा। वाकई ये मौसम चाय का है। जमील चाय का कप मुझे थमाते हुए बोला। जी बिल्कुल। मैंने मुस्कुराकर चाय का कप उसके हाथ से ले लिया। एक बात पूछूं आपसे? जमील ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। जी ज़रूर। आप काम क्या करते हैं? मेरा अपना कारोबार है। एहसान है अल्लाह ताला का, बहुत बेहतर है। आप क्या करते हैं जमील साहब? मैंने पूछा। मेरा भी छोटा सा बिजनेस है, मुल्क के मुख्तलिफ देहातों में कैटल फार्म है। वो मुस्कुराया। बहुत खूब। हमारी बातचीत जारी रही थी कि नीलम वापस आ गई। उसने सिया रंग का लंबा सा गाउन पहन रखा था, जो कि गाउन कम चौगा ज़्यादा लग रहा था। नीलम को इस लिबास में देखकर जमील के होंठों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। जवाबन नीलम ने भी उसे आंखों से कुछ इशारा किया, जो कि मुझसे मख्फी न रह सका। मुझे नीलम की शख्सियत भी पुरस्रार महसूस होने लगी थी। मैं वहाँ से जाने के बारे में सोच रहा था कि नीलम ने अजीब सा सवाल कर दिया। क्या आप दोनों भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं? जी नहीं, इस दुनिया में भूत वगैरह कुछ नहीं होते। मैंने नीलम की बात का मुस्कुराकर जवाब दिया। और आप क्या कहते हैं जमील साहब? जवाब में जमील चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अपने सर के बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। भाई ये जदीद दौर चल रहा है, अब कंप्यूटर से बड़ा कोई भूत नहीं। मैं उनकी जहालत पर मातम करता हुआ बोला। खूब, तो आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ, फिर आपने फैसला करना है कि सच्ची है या झूठी। वो हंसकर बोला। ज़रूर, मैंने बोला। वैसे अगर मुझे मालूम होता कि मेरे साथ निहायत ही ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है तो मैं वहाँ से भाग जाता, मगर जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, जमील ने कप भरते हुए कहा और अपनी बात शुरू कर दी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि एक ऐसी कुव्वतों के जाल में फंस गया जिन्हें हम अंधेरे की कुव्वतें कहते हैं। जमील ड्रामाई लहजे में बोला। उसका नाम राम प्रकाश था। वो बहुत गरीब आदमी था। दुनिया की कोई खुशी उसकी ना थी। सब उससे नफरत करते थे क्योंकि वो गरीब था, मगर वो 3 पीस सूट का अच्छा कारीगर था, यानी बेहतरीन दर्जी था। उस रोज़ गर्मी खिलाफ मामूल ज़्यादा थी। वो अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था, मगर किस्मत तो जैसे उससे रूठ गई थी। वो इतना अच्छा दर्जी होकर भी नाकाम था। सख्त गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र राम प्रकाश का दिल आराम करने का था, मगर आराम उसकी किस्मत में न था। दफातन उसकी नज़र दुकान के दरवाजे पर पड़ी, जिससे एक शख्स अंदर दाखिल हो रहा था। उस शख्स को देखकर राम प्रकाश का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो दुकान का मालिक था और अपना किराया वसूल करने आया था। वो बहुत संगदिल और बेरहम था। प्रणाम भाया, वो शख्स राम प्रकाश को देखकर मुस्कुराकर बोला। जवाब में राम प्रकाश ने भी निहायत ही इनकिसारी और आजिज़ी से हाथ जोड़कर उसको जवाब दिया, वरना उसकी हैरत से उसके दिल का अंदाज़ा हो रहा था। मारी रकम निकालो भाया, वो शख्स घुर्राकर बोला। राम प्रकाश पहले से ही पसीने से शराबूर था। इस जुमले ने उसकी कमर तोड़कर रख दी। सेठ, आज तो सिर्फ पहली तारीख है और मेरे पास 1 रुपया नहीं, लोगों से काफ़ी रकमें लेनी है। राम प्रकाश आजिज़ाना लहजे में बोला। अबे भाया, तो क्या करूं? 3 माह से तुम आजकल कर रहे हो, सेठ घुर्राकर बोला। सेठ, एक मौका और दे दो, राम प्रकाश गिघियाया। ये बात तो तुम पिछले माह भी बोला था, सेठ किसी दरिंदे की तरह दांत पीसते हुए बोला। राम प्रकाश सूदखोरों की आदत अच्छी तरह से जानता था। वो रकम देने में घबराते नहीं और लेने में छोड़ते नहीं। देखो भाई दर्जी, मेरा वक्त बहुत कीमती है, किराया निकालो। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ सेठ जी, 1 रुपया नहीं। मैं इतने अरसे से आपका किराएदार हूँ। गुज़िश्ता चंद माह से मेरी हालत अबतर है। शहर में नए नए फैशनेबल दर्जी आ गए हैं। मैं अच्छे कपड़े सीता हूँ। मुझे इस बकवास से कोई दिलचस्पी नहीं, सेठ मारवाड़ी घुर्राकर बोला। फिर भी कुछ राम प्रकाश आहोजारी करता हुआ बोला। मैं इससे ज़्यादा और क्या रियायत करूँ कि तुम्हारा पिछले माह का किराया मैंने वसूल नहीं किया कि तुम इस माह सारे पैसे एक साथ दे दोगे।
सेठ का लहजा बदस्तूर कड़वा था। मगर सेठ, राम प्रकाश बोला। अगर मगर कुछ नहीं, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, पैसे तैयार रखना। इतना कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद राम प्रकाश पर सख्ते की सी कैफियत तारी हो गई। वो जानता था कि 3 दिन बाद पैसे ना दिए तो दुकान से धक्के मारकर बाहर कर देगा और पुलिस के हवाले कर देगा। राम प्रकाश का दिमाग निहायत तेजी से चल रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। दफातन उसकी नज़र सिलाई मशीन पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर मैं इस मशीन को फ़रोख्त कर दूं तो उस मरदूद का किराया अदा हो जाएगा। लेकिन इस मशीन को फ़रोख्त कर देने के बाद उसे रोड पर आना पसंद नहीं था। वो सख्त मुस्तरिब और परेशान नज़र आने लगा था। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसे दुकान के अंदर कोई आता हुआ दिखाई दिया। आने वाले को देखकर उसके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। गालिबन वो गाहक था। उसे ऐसा लगा कि गाहक की सूरत में थोड़ी परेशानी कम हो गई। पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत किराया तो निकल ही आएगा। उसे ऐसा लग रहा था गाहक की सूरत में अवतार धरती पर उतर आया है। राम प्रकाश ने अपनी सारी परेशानियां भुलाकर चेहरे पर पेशावराना मुस्कुराहट सजा ली। उसके चेहरे को देखकर राम प्रकाश चौंक गया। उसे ऐसा लगा कि वो किसी जिंदा लाश के चेहरे को देख रहा है। उसका चेहरा किसी सफ़ेद धुले हुए लट्ठे की तरह हो रहा था। उसके जिस्म पर जो लिबास खासा कीमती था, उसके मालदार असामी होने का वाज़ेह ऐलान कर रहा था। उसने दोनों हाथों की उंगलियों में बेशकीमत अंगूठियां पहन रखी थी। उसके दाएं हाथ में एक चर्मी थैला था जो उसने आहिस्ता से काउंटर पर रख दिया। फरमाइए जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? राम प्रकाश पेशावराना अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। राम प्रकाश उससे खासा मुतासिर था। क्या आप ही इस शॉप के प्रोपराइटर हैं? अजनबी मुस्कुराकर बोला। जी, भगवान की कृपा है। राम प्रकाश इंकिसारी से बोला। मेरा नाम रंजीत है। मुझे मालूम हुआ था कि तुम एक माहिर फन दर्जी हो और हर किस्म का लिबास गाहक की फरमाइश के हिसाब से सी सकते हो। अजनबी का लहजा सवालिया था। जी बिल्कुल, मेरे पास अच्छे कपड़े भी हैं। नहीं नहीं, कपड़ा मेरे पास है। ये कहकर उसने अपने सिया चर्मी थैले से कपड़ा निकाला। कपड़ा देखकर राम प्रकाश हैरान रह गया। इतना नफीस कपड़ा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सिया रंग का वो कपड़ा निहायत शानदार और चमकदार था, जिस पर अजीबोगरीब किस्म के नक्शो निगार और मुतवाज़ी उमूदी लकीरें बनी हुई थी, जो कि ऐसे चमक रही थी जैसे उसमें बल्ब लगे हों। राम प्रकाश ने इतना लाजवाब कपड़ा ज़िंदगी में कभी नहीं छुआ था। इतना नर्म और नफीस और मुलायम, न मालूम किस रेशे से बना हुआ था। उसे छूने से बरकी रोशनी दौड़ती महसूस होती थी। बहुत शानदार, बेहद नफीस, राम प्रकाश के मुंह से निकला। यह कपड़ा हमें 3 दिन में तैयार चाहिए। निहायत ही सुरीली आवाज़ उसके कानों से टकराई। राम प्रकाश ने सर उठाकर देखा तो उसे रंजीत के बिल्कुल बराबर एक निहायत ही खूबसूरत और हसीन तरीन लड़की खड़ी दिखाई दी। ओह बेटी, तुम यहाँ क्यों आ गई? अंकल, आप जानते हैं ना कि इस कपड़े की अहमियत। मैं इस दर्जी को देखने आई थी कि कहीं ये कपड़ा ख़राब ना कर दे। लड़की ने संजीदगी से रंजीत को देखते हुए कहा। लड़की के इस जुमले पर राम प्रकाश को गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिर भी अपने हालात के पेश नज़र मुस्कुराता हुआ बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, कपड़ा ख़राब नहीं होगा। मैं भी यही चाहता हूं कि कपड़ा ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत महंगा है। रंजीत ने संजीदगी से कहा। मैं समझता हूँ जनाब, खूब समझता हूँ। राम प्रकाश के सब्र का पैमाना छलक गया। आप बराहे करम अपना कोट उतार दें ताकि मैं आपका नाप ले सकूं। इनका सूट नहीं सिलवाना, बल्कि इनके बेटे का सूट सिलवाना है। लड़की बरहमी से बोली। जी मैडम, मगर वो कब तक आ सकेंगे? राम प्रकाश ने इनकसारी दिखाई। वो अपना नाप देने के लिए नहीं आ सकेगा, तुम्हें महज अंदाजे से सीना होगा। रंजीत बदस्तूर संजीदगी से बोला। राम प्रकाश की हैरत की इंतहा न रही। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। बगैर नाप के कोई भी दर्जी सूट नहीं सी सकता, और आपके मुताबिक कपड़ा बेहद कीमती है। यह मसला हम हल कर चुके हैं, लड़की मुस्कुराकर बोली। राम प्रकाश को लड़की के मुस्कुराने पर हैरत हुई, क्योंकि उसका लहजा काफ़ी देर से तौहीन आमेज था। रंजीत ने कोट की जेब से एक तह किया हुआ कागज़ निकाल लिया और तह खोलकर कागज़ को मेज़ पर फैला दिया। इस कागज़ पर मेरे बेटे का नाप है। राम प्रकाश ने गौर से कागज़ को देखा, जिस पर अजीबोगरीब किस्म की शक्लें, जाविये, मुसल्लस, नामालूम ज़ुबान के बेशुमार हरूफ दर्ज थे। याद रखो मिस्टर दर्जी, सारा कपड़ा तुमको हाथ से सीना है।
बटनों समेत कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लड़की ने कहा। मगर मगर जनाब, हाथ की सिलाई तो महंगी होती है। ठीक है, मैं जानता हूँ, मगर हाथ से ही सिलवाना है। रंजीत का लहजा इस बार सख्त हो गया। ठीक जनाब, मगर सिलाई ज़्यादा होगी। 10,000 मुनासिब रहेंगे, रंजीत के बजाय लड़की बोली। राम प्रकाश गश खाते खाते बचा, भला 10,000 जैसी खतीर रकम कोई किसी दर्जी को देता है क्या? राम प्रकाश का मुंह खुले का खुला रह गया था। रकम बहुत मुनासिब है, बल्कि तुम्हारी तवक्कुआत से ज़्यादा है, रंजीत मुस्कुराया। मैं आपका मशकूर हूँ जनाब, राम प्रकाश भर्राई हुई आवाज़ में बोला। बस तो फिर तय हुआ। एक और बात, मेरे बेटे का सूट ख़ास किस्म के उसूलों के तहत तैयार होना चाहिए। ये नक्शे, ये जाविये इल्म फल्कियात की तरफ इशारा करते हैं। इस कागज़ पर इल्म फल्कियात के हिसाब से नाप बनाया गया है। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की ज़िंदगी पर कोई बुरा साया ना पड़े। जी, मैं समझ गया, राम प्रकाश अहमकों की तरह सर हिलाते हुए बोला। हालांकि उसके पल्ले कुछ भी न पड़ा था। और हाँ, सूट की सिलाई रात में शुरू करना और ठीक तीसरे दिन रात के 12 बजे मुकम्मल करना। सुबह को हरगिज़ काम न करना। यह मुझे समझ नहीं आई, राम प्रकाश ने कहा। यह समझना तुम्हारे फ़राइज़ में है, समझे? इतना कहकर वो दोनों दुकान से बाहर निकल गए। जमील की कहानी निहायत ही दिलचस्प थी। मैं मुंह खोले हैरत से उसकी दास्तान को सुन रहा था। दास्तान सुनाते सुनाते एक मौके पर रुक गया था। शायद उसका इरादा तजस्सुस पैदा करने का था। दास्तान सुनाने के दौरान उसके चेहरे का उतार चढ़ाव निहायत ड्रामाई था। आगे क्या हुआ? मैंने मुस्तरबात लहजे में कहा। वाकई इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैंने नीलम की तरफ देखा। ज़रूर, मैं अभी खाना लगवाती हूँ, वो मुस्कुराती हुई बोली और बाहर निकल गई। उसके जाने के कुछ लम्हों के बाद वही इस्तक़बानी बूढ़ा जो हमें गेट पर मिला था कमरे में दाखिल हुआ और चाय के बर्तन समेटने लगा। जितनी देर में वो बर्तन समेटता रहा और मुझे ही देखता रहा, जैसे कह रहा हो, भाग जाओ भाग जाओ। उसकी आंखों में जैसे इल्तिजा थी। जमील और नीलम का रवैया निहायत पुरस्रार था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि नीलम और जमील एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हो सकते। काश इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले हो जाता, मैं बहुत हौलनाक किस्म की आफतों से बच जाता। खाना मेज़ पर लग चुका था। खाना काफ़ी मज़ेदार था। खाना खाकर जमील ने अपनी कहानी दोबारा शुरू कर दी। राम प्रकाश ने वो कागज़ पलट कर देखा तो उसकी पुश्त पर कुछ हिदायत दर्ज थी और हिदायत के साथ साथ उस पर पता भी दर्ज था जहां वो सूट पहुंचाना था। हिदायत निहायत अजीब व गरीब थी। राम प्रकाश बहुत खुश था क्योंकि 10,000 की रकम बहुत बड़ी थी। हिदायत के मुताबिक उसे सुबह 5 बजे तक काम करना था। उसकी बीवी अपने मैके गई हुई थी, चुनाचे उसे रात में काम करने में कोई दुश्वारी ना थी। हिदायत के मुताबिक उसने रात में काम करना शुरू कर दिया। सुबह के 5 बजते ही काम रोक दिया। दूसरे दिन भी राम प्रकाश रात भर काम करता रहा और सुबह होते ही काम रोक दिया। थोड़ी सी सिलाई बाकी रह गई थी। उस दिन के काम के 5 बजे ही काम रोकने के बावजूद भी उसने सोचा कि उसको पूरा करके ही उठता हूँ। जैसे ही उसने पहला टांका लगाया, ना जाने सुई उसकी उंगली में चुभ गई। राम प्रकाश हैरान रह गया। वो कोई तिफले मकतब तो था नहीं कि सुई उसकी उंगली में चुभ जाती। वो तो कोहना मश्क दर्जी था, हो सकता है कि गलती से सुई चुभ गई हो। उसने सोचा कि थोड़ी ही सिलाई रह गई है। सुबह के 5:01 हुए थे। उसने दूसरी बार टांका लगाने की कोशिश की, मगर इस बार सुई इस कदरे ज़ोर से चुभी कि खून निकल आया। उसने घबराकर सिलाई छोड़ दी। न जाने क्यों उसे रंजीत, वो लड़की और सूट कुछ अजीब से लग रहे थे। उसे कुछ यकीन हो गया था कि वो रात में ही काम कर सकता है। 3 रातों की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार सूट तैयार हो ही गया। जिस रात सूट तैयार हुआ वो तीसरी रात थी। सुबह के 4 बजे थे। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी, मगर सूट तो पहुंचाना ही था। सूट को आखिरी नज़र देखने के बाद जहाँ जहाँ से तराश खराश की ज़रूरत थी वो देखने के बाद उसने अपने आप को आईने में देखा तो वो भौंचक्का रह गया। ये वो चेहरा हरगिज़ ना था। अंदर को धसी, बेजान और बेनूर आंखें, पिचके हुए गाल और गालों की हड्डियां उभरी हुई। वो ऐसा तो पहले ना था। बिखरे और बेहंगम बाल। वो ज़्यादा देर तक आईना न देख सका। उसने घबराकर मुंह फेर लिया। उसने सिले हुए सूट को थैले में डाला। उसे यूं लगा जैसे बहुत ही गलीज़ चीज़ थैले में डाल रहा है। सूट लेकर वो घर से बाहर निकल आया। सुबह के 4:30 बजे का वक्त था। घर से थोड़ी ही दूर एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी वाले को
एड्रेस बताकर वो टैक्सी में बेदम हो गया। ठंडी हवा के झोंके उसे ख्वाबे खरगोश में ले गए। ना जाने वो कब तक सोया होगा, मगर टैक्सी ड्राइवर के झंझोड़ने पर बेदार हुआ था। टैक्सी से उतरकर राम प्रकाश ने अपने गिरदोपेश का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई जीरो दिखाई ना दिया। शहर के वो हिस्से में कभी ना आया था। चारों तरफ कूड़े के ढेर और गलाजत का अंबार लगा था। इधर उधर देखते हुए कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसे कानों में सदाए फजर सुनाई देने लगी। अजान सुनते ही उसे अंदाज़ा हो गया कि आबादी का रास्ता कहाँ से शुरू होगा। सड़क पर गैर मामूली कुहर थी। चूँकि सर्दियों का आगाज़ था, सड़क के दोनों तरफ मकानों की दो तरफा कतारें थीं। जल्दी उसे मतलूबा मकान नज़र आ गया, जिस पर बड़े बड़े हरूफों में रंजीत हाउस लिखा था। राम प्रकाश जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के नज़दीक पहुँच गया और बरकी घंटी पर उंगली रख दी। 2 से 3 मिनट तक घंटी बजाने के बाद भी कोई न आया। राम प्रकाश मायूस होकर जाने का इरादा ही कर रहा था कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुल गया। आने वाला कोई और नहीं बल्कि रंजीत था। रंजीत ने शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें खुमार आलूद थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो सोते से उठकर आया है। रंजीत की निगाह जैसे ही राम प्रकाश पर पड़ी तो वो खुश होकर बोला, ओह मिस्टर दर्जी, ये तुम हो? जी हाँ, काम पूरा होते ही हुक्म के मुताबिक हाजिर हूँ। राम प्रकाश हाँफते हुए बोला। बहुत खूब, तुम अपने वादे के पूरे निकले। रंजीत खुश होता हुआ बोला। रंजीत के इशारे पर राम प्रकाश जीना चढ़कर ऊपर आ गया। राम प्रकाश एक तंग लंबी सी डेवड़ी में दाखिल हुआ। मकान के अंदर गर्दो गुबार की नागवार बू फैली हुई थी। जा बजा मकड़ियों ने जाल बना रखे थे। राम प्रकाश के लिए ये बात इंतहाई ताज्जुब खेज थी। इतना मालदार इंसान ऐसी गंदी जगह पर क्यों रहता है? मेरे पीछे चले आओ, रंजीत ऊंची आवाज़ में बोला। वो एक तारीख हाल से गुजरकर एक छोटे से तंग कमरे में पहुंच गए। यहाँ कमरे के वस्त में एक भारी मेज़ और एक पुरानी सी कुर्सी के सिवा कुछ न था। दीवारें किसी बेवा की तरह उदास और मुद्दतों से रोगन की मुंतजिर थी। कमरे में नीम अंधेरा था। दीवारों और छत पर मकड़ियों के जाल बने हुए थे और मकड़ियों के कई खानदान उसमें हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। कमरे की दाईं दीवार की तरफ एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें ऊपर से नीचे तक किताबें रखी हुई थी, जो कि गर्द आलूद और मकड़ियों के जाल से अटी पड़ी थी। राम प्रकाश को कमरे में निहायत घुटन और कराहियत महसूस हो रही थी। कमरे के वस्त में रखी मेज़ पर एक बेहद बड़ी सी बोसीदा किताब खुली हुई थी। किताब के चारों तरफ मोमबत्तियां रोशन थी। न जाने क्यों राम प्रकाश को घबराहट महसूस हो रही थी। हाँ भाई, तो सूट तुमने मेरी हिदायत के मुताबिक तैयार किया है? जी जनाब, राम प्रकाश ने सर हिलाया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को बुलवाएं ताकि वो पहनकर देख ले और मुझे इत्मीनान हो जाए कि नाप दुरुस्त है कि नहीं। राम प्रकाश मुस्कुराते हुए बोला। तुम इस मामले में फिक्र ना करो। अगर सूट नाप के ऐन मुताबिक है तो फिट आएगा। बराए मेहरबानी सूट मेरे हवाले कर दो ताकि मैं देख सकूं। राम प्रकाश ने बंडल बगल में दबाए रखा पर हिचकिचाते हुए बोला, जनाब आपने फरमाया था कि सूट तैयार होते ही सिलाई की रकम अदा कर दी जाएगी। एक सानिये के लिए रंजीत के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमूदार हुए। तुम्हारे पैसे भागे नहीं जा रहे। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी सुबह आ जाओगे तो मैं बैंक से पैसे निकलवा कर रखता। ये कहते ही उसने सूट वसूल करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन राम प्रकाश ने हाथ झटक दिया। बंडल को निहायत सख्ती से अपने हाथों में दबा लिया। ख्वाह कुछ भी हो, मुझे पैसे अभी दो, बस जैसा तय हुआ था। राम प्रकाश नागवारी से बोला। अच्छा, तो तुम यूं नहीं मानोगे। इतना कहकर रंजीत ने राम प्रकाश को जोरदार धक्का दिया और सूट लेकर भागने लगा, मगर राम प्रकाश ने भी जवाब में उसकी टांग पकड़ ली और खींचने लगा, जिसके नतीजे में वो राम प्रकाश की तरफ गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अपने बेटे के लिए, अपना घर, अपनी दौलत, सब कुछ। क्या मतलब? राम प्रकाश ने उसकी टांग छोड़कर उससे सवाल किया। आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहकर वो राम प्रकाश के साथ उस मेज़ पर आ गया जहाँ किताब मौजूद थी। किताब के औराक जर्द और बोसीदा थे। ये किताब जो तुम देख रहे हो इल्म क़ुव्वत का ख़जाना है। ये इल्म फ़ल्कियात का ऐसा समंदर है जिसकी तह तक कोई नहीं पहुँच सकता। इस किताब को हासिल करने के लिए मैं अपना घर, दौलत, सब कुछ दे चुका हूँ। राम प्रकाश को अब रंजीत की ज़हनी हालत पर शुबा हो रहा था कि ये शख्स वाकई पागल है, लेकिन रंजीत की तकरीर जारी थी। ये किताब मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए हासिल की।
वो मुझे अपनी हर शे से ज़्यादा अजीज़ है। तुम झूठ बोल रहे हो, राम प्रकाश चिल्लाया। अब वो आपसे तुम पर उतर आया था। तुम्हारी इस फजूल बकवास से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दफातन राम प्रकाश की नज़र शुमाली गोशे में बने एक छोटे बंद दरवाजे पर पड़ी। इधर क्या है? रंजीत उस सवाल पर बदहवास हो गया। कुछ नहीं, और ये कहते ही लपक कर दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। ज़रूर इस कमरे में कोई ख़जाना है। राम प्रकाश ने आगे बढ़कर रंजीत को धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही राम प्रकाश थर थर काँपने लगा। वो मंजर ही इतना खौफनाक था। कमरे के वस्त में एक स्ट्रेचर धरा था। उस स्ट्रेचर पर एक नौजवान की लाश मौजूद थी। स्ट्रेचर के चारों कोनों पर मोमबत्तियों के बड़े बड़े स्टैंड खड़े थे, जिन पर मोमबत्तियां मौजूद थी। लाश काफ़ी पुरानी लग रही थी। राम प्रकाश के पीछे पीछे रंजीत भी अंदर आ गया। दफातन रंजीत पर अजीब सी वहशियाना कैफियत तारी हो गई। वो लाश के सामने चिल्लाया, मेरे बच्चे, तेरे जिंदा होने का वक्त आ गया। ये आदमी और ये लिबास तुझे ज़िंदगी देंगे। राम प्रकाश ने जब ये सुना तो उस पर दहशत तारी हो गई। वो सोच रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए। दफातन फिज़ा में अजीब सी आवाज़ गूंजी, जैसे कि कोई रेलवे इंजन तेज़ी से स्टीम छोड़ रहा हो। दफातन उसकी नज़र रंजीत पर पड़ी, जो कि लाश के सामने खड़ा नाकाबिले किस्म ज़ुबान में बिदबिदा रहा था। शायद ये आवाज़ उसकी थी। अचानक रंजीत राम प्रकाश की तरफ मुड़ा। राम प्रकाश ने देखा कि रंजीत की आंखें सुर्ख थी, उनमें वहशत नाच रही थी। रंजीत के बाएं हाथ में एक पिस्टल था। तो तुम मेरे राज से वाकिफ़ हो चुके हो। मैं अपने बच्चे को ज़िंदा करूँगा, हर कीमत पर, चाहे इसके लिए मुझे खून ही क्यों ना बहाना पड़े। किताब का तिलिस्म जिसकी रूह से ये लिबास बनाया गया है, मेरे बेटे को ज़िंदा करेगा, रंजीत घुर्राया। राम प्रकाश को अपनी मौत सामने नज़र आने लगी थी, मगर वो मरना नहीं चाहता था। इससे कबल के पिस्टल से गोली निकलती राम प्रकाश उस पर छलांग लगा चुका था। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह गुत्थम गुत्था थे। रंजीत ने राम प्रकाश को बुरी तरह से रगड़ दिया था। दफातन गोली चली, जिसने रंजीत के दिल में सुराख कर दिया। रंजीत 2 मिनट तक तड़पता रहा, फिर ठंडा हो गया। राम प्रकाश बुरी तरह से दहशतज़दा हो चुका था। कमरे में 2 लाशें मौजूद थी, एक बाप की, दूसरी बेटे की। राम प्रकाश खौफ के आलम में वहाँ से भागने लगा, कहीं मुबादा पुलिस ना आ जाए। भागते भागते वो सड़क पर आ गया। सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके थे। राम प्रकाश सड़क पर खड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था और किसी टैक्सी का मुंतज़िर था। दफातन उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकी। राम प्रकाश फ़ौरन उस टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में बैठते ही राम प्रकाश की जान में जान आई। अचानक उसकी नज़र अपने बराबर में बैठे हुए मुसाफिर पर पड़ी। उस मुसाफिर ने अपने चेहरे को काले नकाब से ढांप रखा था। न जाने क्यों उसको देखते ही वो थर थर काँपने लगा। यकायक उस काले नकाब वाले ने नकाब उलट दिया। उसका चेहरा देखते ही राम प्रकाश खौफ से लरज़ उठा। नकाब के पीछे जो चेहरा था, ये वही चेहरा था, उसी लड़की का चेहरा जो कि रंजीत के साथ आई थी। लड़की की आंखों में गुस्सा और नफरत मौजूद थी। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया। वो मेरे महबूब को जिंदा करना चाहता था। मुझे उनके बेटे से मोहब्बत थी। मैं उन्हें अपना बाप मानती थी। तुमने सब ख़त्म कर दिया। इतना कहते ही उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। राम प्रकाश की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली सूरत हाल से 2-4 था। दफातन लड़की ने सर उठाया और गुर्राई, अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपना गुलाम बनाऊंगी ताकि तुम मेरे इशारों पर चलो, किसी वफादार कुत्ते की तरह। इतना कहकर उसने राम प्रकाश की गर्दन पकड़ ली। राम प्रकाश के हलक से चीख निकल गई। पूरे कमरे में मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। कमरा जैसे कब्रिस्तान का सा मंजर पेश कर रहा था। जमील की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। मैं अब भी इस दास्तान के शहर में खोया हुआ था। नीलम जमील के साथ खड़ी थी। जमील के चेहरे के तासुरात निहायत ही अजीब थे। यूँ लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे पर कब्रिस्तान की सी वीरानी हो। उसकी आंखें नम थीं। नीलम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे बिल्कुल पीछे आ खड़ी हो गई। कहो दोस्त, कैसी लगी कहानी? अब तुम खुद फैसला करो, झूठ है या सच। जमील मुस्कुराया। शानदार, बहुत शानदार। इस पर कोई अच्छी फिल्म ज़रूर बन सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यकीन नहीं आया? जमील संजीदगी से बोला। बिल्कुल नहीं। जिस दुनिया में क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, वो दुनिया 2000 साल पुरानी बातें कैसे मान सकती है? मैंने शाने उचकाए। मेरी और जमील की गुफ्तगू के दौरान नीलम बिल्कुल खामोश खड़ी थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहानी तिश्ना है? अभी इसमें कुछ बाकी है। मेरे पीछे खड़ी नीलम बोली।
पता नहीं यार, इन फजूलियात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अब मैं जाना चाहता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। बैठ जाओ कुर्सी पर, नीलम ने मुझे शाने से पकड़कर झटका देते हुए कहा। नीलम का झटका जानदार था। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा। मैं नीलम को कोई सख्त जवाब देना ही चाहता था कि अचानक मेरी नज़र जमील पर पड़ी, जिससे मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उस साल खुर्दा बूढ़े की आंखों का इशारा अब मुझे समझ आया था। जमील का जिस्म तेज़ी से धुएं में तब्दील हो रहा था। दफातन मुझे अपनी गर्दन पर नीलम की उंगलियां सख्त होती महसूस हुई। फिर गर्दन पर हाथों का दबाव बढ़ता चला गया। मैंने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने मेरा साथ न दिया और मैं बेहोश होकर वहीं ढलक गया। आँख खुली तो मैंने खुद को स्ट्रेचर पर बंधा पाया। पूरे कमरे में इंतहाई ठंड थी, जैसे कि बहुत सारे एसी एक साथ चला दिए गए हों। कमरा नीम अंधेरा था, जिससे मुझे अंदाज़ा करना दुश्वार था कि मैं किस तरह के कमरे में हूँ। मेरा जिस्म स्ट्रेचर से बंधा हुआ था। मैं गर्दन घुमाकर देख सकता था कि मेरे साथ एक शीशे का ताबूत स्ट्रेचर पर धरा था, जिसमें एक लाश मौजूद थी। गालिबन वो किसी नौजवान की थी। ताबूत के अंदर बहुत सी बर्फ़ मौजूद थी। कमरे में निहायत अजीब सी बू फैली हुई थी, जिससे मुझे अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। दफातन मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आहट एक से ज़्यादा कदमों की थी। नौवारिद कोई और नहीं, नीलम थी। उसके साथ मुझे वही साल खुर्दा बूढ़ा नजर आया। नीलम और उस बूढ़े ने काला लिबादा ज़ेबेदन किया हुआ था। उन दोनों की आंखों में मुतज़ाद कैफियतें थीं। नीलम की आंखों में तज़हीक का एहसास नुमाया था, जबकि साल खुर्दा बूढ़े की आंखों में रहम का जज्बा मौजूद था। साल खुर्दा बूढ़ा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना कि भाग जाओ। अचानक नीलम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। आज तुम्हारी वजह से मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। कैसा मकसद? यूं स्ट्रेचर से बंधे हुए मेरे जिस्म में दर्द हो गया था। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराई और लाश की तरफ इशारा करके कहने लगी, यह मेरा शोहर है, इसे कैंसर से मौत मिली। तब मैंने और इसके बाप ने कसम खाई, इसे जिंदा कर देंगे। अगर राम प्रकाश, जिसे तुम जमील की सूरत में जानते हो, धोखाधड़ी ना करता तो वो जिंदा हो जाता। तो वो मुबारक साइद गुजर गई, लिबास बेकार हो गया। राम प्रकाश की रूह को मैंने कैद कर लिया। इतना कहकर उसने ताली बजाई तो पूरा कमरा रोशन हो गया। कमरे में जा बजा शीशे के ताबूत दीवारों से लगे खड़े थे। हर ताबूत में एक एक इंसानी ढांचा खड़ा था। ये सारे मेरे शिकार हैं। आज इतने सालों की मेहनत के बाद तुम वो इंसान मिल गए हो, जिसके खून से मैं अपने शोहर को जिंदा करूंगी। इतना कहकर वो हंसने लगी। इन सब की रूहें मेरे काबू में हैं। इनका खून मेरे शोहर के काम आया और रूहें मेरे काम आई। आज आखिरी कुर्बानी के बाद वो जिंदा हो जाएगा। मैं कांप कर रह गया। ये औरत जिसने अपनी एक मोहब्बत हासिल करने के लिए हज़ारों लोगों का खून बहाया, मुझे इससे इंतहाई शदीद किस्म की नफ़रत होने लगी थी। लेकिन ये नफ़रत मेरी जान तो नहीं बचा सकती थी। उसने अपने काले लिबादे से एक लंबा सा खंजर निकाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानी बढ़ने लगी। तो खौफ से मेरी सांसें मुंजमद होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे नज़दीक आने लगी। मैंने अपने आप को हिलाने जुलाने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। स्ट्रेचर पर कसा हुआ शिकंजा बहुत मजबूत था। उसने मेरे नज़दीक आकर बिजली की सी तेज़ी से मेरे दाहिने बाजू पर खंजर से गहरा शिगाफ लगा दिया। खून भल भल कर मेरे बाजू से निकलने लगा। यह खून अपने आप एक टब में जमा होता जाएगा, जो कि स्ट्रेचर के बिल्कुल नीचे है। जब तुम्हारा पूरा खून निकल जाएगा तो तुम नकाहत से मर जाओगे और फिर वो खून मेरे शोहर को ज़िंदगी देगा, वो सर्द लहजे में बोली और उस बूढ़े के साथ कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अंधेरा छा चुका था। खून बड़ी तेज़ी से स्ट्रेचर को रंगीन करता टब में गिर रहा था। चंद घंटों के बाद मेरी मौत वाक़ हो जाती। मैंने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। मुझे एक एक करके वो तमाम चेहरे याद आने लगे जिनसे मुझे मोहब्बत रही। सबसे पहला चेहरा मेरी माँ का था। उनकी आंखों में आंसू थे, जो कह रही थी, बेटा तूने कभी हमारा कहा नहीं मत सुना। मैं आगे बढ़कर उन आंसुओं को पहुंचना चाहता था, मगर ना पहुंच सका। जाने पहचाने चेहरे सामने आने लगे। आंसुओं की झड़ी लगती गई। फिर हर एहसास फना होने लगा। मुझे यकीन था कि मेरी मौत में ज़्यादा फासला नहीं। न जाने कितनी देर गुजरी होगी कि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट मेरे करीब आकर रुक गई। फिर मुझे स्ट्रेचर की बंदिश ढीली होने का एहसास हुआ। यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, और यह पिस्तौल पकड़ो, और अगर वो रास्ते में नज़र आए तो उसके दिल पर वार करना।
मैंने आवाज़ पहचानने में देर न की। ये उसी साल खुर्दा बूढ़े की आवाज़ थी। खुशी से मेरा जिस्म कांपने लगा था। मुझ पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी हो गई। मैं जैसे स्ट्रेचर से उतरा उसी लम्हे हाल की सारी लाइटें ऑन हो गई। उसकी आंखों में जैसे शरारे फूट रहे थे। वो निहायत गुस्से से अपने मुलाजिम की तरफ देख रही थी। फायर करो, साल खुर्दा बूढ़ा चिल्लाकर बोला। मैंने फायर करने के लिए पिस्टल उठाई ही थी कि नीलम के होंठों पर तज़हीक आमेज मुस्कुराहट उभरी। उसी लम्हे शीशे के ताबूत टूटने लगे। सारे ढांचे एक एक करके बाहर आने लगे। मंजर इंतहाई खौफनाक था। साल खुर्दा बूढ़ा तो वहीं स्ट्रेचर पर कांपने लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। मैं 2 कदम पीछे हटा और भागता हुआ उछला और सीधा उन ढांचों पर जा पड़ा। ढांचों पर गिरते ही वो टूटकर वहीं बिखर गए। मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि मैं संभलता, ढांचों ने मुझे संभाल लिया। 2 ढांचों ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने सर के पिछले हिस्से से एक को भरपूर टक्कर मारी। उस ढांचे का अंजाम टूटकर बिखर जाना ही हुआ। नीलम खामोशी से खड़ी ये तमाशा देख रही थी। कमजोरी और नकाहत के सबब ढांचों के सामने मैं जल्द ही कमजोर पड़ने लगा। दफातन मेरे जहन में आया। मैंने जेब में उड़सा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। अल्लाह का नाम लेकर नीलम के दिल का निशाना लगाया। गोली अल्लाह के हुक्म से खाली न गई और सीधी दिल में पैवस्त हो गई। गोली लगते ही नीलम के हलक से दिलखराश चीख निकली। वो फर्श पर गिरकर ढेर हो गई। कुछ ही लम्हों में उसके नापाक वजूद में आग लग गई। उसके मरते ही ढांचे टूट टूट कर बिखरने लगे। साल खुर्दा बूढ़े की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। मुझे याद नहीं कि मैं उस जगह से कैसे बाहर आया, मगर इतना ज़रूर है कि पूरी तरह से हवास बहाल होने पर अपने आप को अपनी गाड़ी में पाया। सुबह हो चुकी थी और बारिश का नामो निशान न था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।